हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से संबंधित सभी प्रश्न को। और यह सभी प्रश्न जो होंगे वह वन लाइनर में हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो है घटना चक्र जो पूर्वावलोकन होती है जीएस पॉइंटर की, उसकी सभी प्रश्न हैं। उस बुक से संबंधित सभी प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका 66 बीपीएससी हो, रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री को, उसको कंप्लीट किया है। जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे जा कर के ज़रूर देख लेंगे। साथ ही पूरे डिटेल्स में जानने के लिए, चाहे वो फिजिक्स का हो या कोई और भी सब्जेक्ट, उसके लिए आप एनसीईआरटी की एक बुक पूरी कराई गई है सभी सब्जेक्ट को। उसे जाकर के आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह, वहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स में सभी सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। साथ ही हमारे द्वारा क्रॉन बुक्स की ऑब्जेक्टिव भी चलाई जा रही है, जिनमें हम लोगों ने हिस्ट्री को जाना है और अगला पार्ट हमारा साइंस से ही शुरू होगा। तो वहाँ पर भी बने रहेंगे और उन सभी वीडियोज को आप जरूर देख लेंगे। तो शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान से। उससे पहले जो लोग हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें, ताकि आगे मैं बता सकूं और एक पूरे एनर्जी के साथ आपके साथ लगा रहूं। तो शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान में। आज का हमारा चैप्टर होगा मात्रक या इकाई। यहाँ से हम लोग वन बाय वन लाइनर जानते चलेंगे। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, आपको सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। फिर से एक बार बता दूं, पूरे डिटेल्स में जानने के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह को जाकर के देख लेंगे। वहाँ पर सभी डिटेल्स में बताई गई है, उसी का पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर हम लोग जानेंगे वन लाइनर में। तो शुरू करेंगे चैप्टर 1, मात्रक या इकाई। पहला है शक्ति का मात्रक है वाट, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष के। पारसेक मात्रक है दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर कहलाता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर से। आप लोग वन लाइनर है और यह सभी प्रश्न एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। फिर से कह रहा हूँ, डिटेल्स में जानने के लिए एनसीईआरटी को एक बार जरूर जा कर के देख लेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में भी आप लोगों का मैसेज आया था कमेंट्स में कि सर एक्सप्लेन करके बताएं। एक्सप्लेन के साथ हम लोग इससे पहले एनसीईआरटी को पढ़ लिए हैं, तो वहाँ जा कर के देख लें। उसके बाद ये आप देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्रेंडफुल लगेगा। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम्पियर की इकाई है विद्युत धारा मापने की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। सही सुमेलित है, एक साइड है भौतिक राशि, दूसरी साइड इकाई। त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन, कृत्य कार्य का जूल, आवेग न्यूटन सेकेंड, द्रव्यमान किलोग्राम और दाब पास्कल। वाट इकाई है शक्ति की। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने के लिए। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई के लिए। कैलोरी ऊष्मा के लिए। पुनः सही सुमेलित है, जूल कार्य के लिए, एम्पियर धारा, वाट सामर्थ्य और वोल्ट विभवांतर। आगे
नॉट है जहाज के चाल की माप के लिए। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई। एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। एक एचपी बराबर होती है 746 वाट। उच्च वेग को मापा जाता है मैक में। तरंग दैर्ध्य को मापी जाती है एंगस्ट्रम में और ऊर्जा को मापी जाती है जूल के साथ। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल जो संबंधित है वह दाब से संबंधित है। दाब की इकाई होती है पास्कल। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, यानी एक का 1000वां भाग एक माइक्रोन कहलाती है। एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई। सुमेलित है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई। सेल्सियस ताप मापन की इकाई है। कैलोरी किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई जो है वह सेल्सियस होती है, वाट नहीं। आगे 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर सेकंड। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है बार। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। क्यूसेक प्रवाह की दर को मापता है। बाइट कंप्यूटर की रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को मापने में, बार दाब को मापने में प्रयुक्त होती है। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। नॉट, डॉब्सन, पॉइज, मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉब्सन का प्रयोग किया जाता है। अगला चैप्टर है मापक यंत्र एवं पैमाने। फिर से आपको कह रहा हूँ डिटेल्स में जानने के लिए एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाकर के आप फिजिक्स वाली पार्ट को देख लेंगे, जो लगभग 2 से 3 घंटे की वीडियो है। वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स में पढ़ाई गई है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग की जाती है सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रस्रव तरंग का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का मापन किया जाता है। पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। पायरोमीटर जो होती है वह उच्च ताप को मापने वाली यंत्र होती है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से भार मापी जाती है। ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। यहाँ पर इन तीनों शब्द को आराम से समझेंगे। एक है ओडोमीटर जो गाड़ी के द्वारा जो चली गई दूरी है उसे मापता है। ओंडोमीटर जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापता है, जबकि ऑडियोमीटर जो है वह ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर।
साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। जो बैरोमीटर है वह अगर अचानक नीचे की ओर गिरती है तो कहा जाता है तूफान का प्रतीक मानी जाती है, और अगर धीरे धीरे गिरती है तब हल्की बारिश और तेज हवा का प्रतीक माना जाता है। और जब बैरोमीटर में पारा ऊपर की ओर चढ़ती है तब मौसम साफ होने का प्रतीक बताता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। आगे सही सुमेलित है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्मो मैनोमीटर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए, कैरेटोमीटर शुद्ध सोने की पता लगाने के लिए। जो कैरेट में सोना होती है 24 कैरेट की सोना को शुद्ध मापी जाती है, जबकि जेवर जो होती है वह 22 कैरेट की बनाई जाती है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए की जाती है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। आगे सुमेलित है सेल्सियस ताप का मात्रक, किलोवाट आवर विद्युत का, पुनः RH फैक्टर जो है यह रक्त को मापता है, और रिएक्टर पैमाना भूकंप को मापता है। आगे भूकंपीय यंत्र सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई अल्टीमीटर से, प्रतिरोध ओम में। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होती है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, और ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने में, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में, मैनोमीटर दाब मापने के लिए, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए, कार्डियोग्राम हृदय गति के लिए, सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता के लिए। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। अब अगला चैप्टर है यांत्रिकी। आपको फिर से बता दूं, पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ जानने के लिए आप NCERT का फिजिक्स चैप्टर को जरूर देख लें। यांत्रिकी में है द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की जो रीडिंग है वह घटती है। अगर आप तराजू पर खड़े होकर के श्वास को अंदर लेते हैं तब रीडिंग जो होती है वह घटती है, और बाहर छोड़ने पर बढ़ती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है आयतन। जो सदिश राशि होती है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों शामिल होती है, जबकि अदिश राशि में सिर्फ परिणाम होती है, दिशा नहीं होती है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। अन्य सभी दूरी, चाल और समय जो है वह अदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में सदिश राशि है संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जो फोर्स होती है वह F बराबर ma फॉर्मूला उसका होता है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली
संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में 6 होगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताती है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। आगे है कथन। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है और कारण R है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता। A और R दोनों सही है परंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल जो होती है वह कम होती है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चलने पड़ने के बाद घर्षण जो होती है वह कम हो जाती है। घर्षण को कम करने के लिए शुरू में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जब वह गतिमान होती है तब घर्षण बल कम लगती है जिस कारण गाड़ी आसानी से चलती है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो x बराबर y बराबर z यानी तीनों एक समान होंगे। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R से कम होगी। तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी वक्र का आकार लेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें जो सही कथन है वह है 2 और 3 यानी अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V माइनस U बाई टी यानी कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बाई समय। एक्सीलरेशन बराबर होती है V माइनस U बाई टी। अगला चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व की कमी होती है यानी कि नहीं होती है। अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है वे एक सेब से छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग यानी कि 1/4 होती। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित।
लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, वह सभी साथ साथ पहुंचेंगे। यानी कि जब लकड़ी, लोहे और मोम के समान को समान ऊंचाई से गिराया जाता है और तब वह एक साथ पहुंचती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंद ए और बी एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर जब वो एक ऊंचाई से गिराने के कारण सभी एक समान आती है और वहां पर भार शून्य हो जाता है। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। आगे, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र है। यानी कि हम किसी ग्राफ को इस तरह से देखते हैं जहां पर ऊपर की ओर हमारे विस्थापन है और समय के पैरेलल तब जो विरामावस्था होती है वह समय के अंतराल के साथ परिवर्तित होते रहती है। यह दर्शाती है समय और विस्थापन के विवरण की। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाकर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय जो होगी 1y sin थीटा √2h/g, यानी कि 1y sin थीटा √, जो हाइट है वह हमारी 2 गुना हो जाएगी और गुरुत्वीय त्वरण उसके आधे में हो जाएंगे। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा। वेग जो होगी वह उसके मल्टीप्लाई में 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान जो होती है वह 2% तक बढ़ जाती है, दुगना हो जाती है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। यानी कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान गुरुत्व जनित त्वरण होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि चंद्रमा पर होती है 10⁻6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/6 के रेशियो में होती है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। आगे रेडियम जो है मैडम क्यूरी ने खोज की, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे की खोज WJ रॉन्टजन ने और चेचक टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि जो अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति जो है वह शून्य होती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार जो होता है वह शून्य हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान उसका वही रहेगा। यानी वेट जो होती है वह 0 हो जाएगी और मास में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है।
यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होती है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। यानी कि जो भी कोई भू उपग्रह होती है वह कक्ष के निरंतर गति करने का कारण है अपकेंद्रीय बल, और वह अपकेंद्रीय बल प्राप्त होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण, यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल जो है वह है गुरुत्व बल, यानी कि सबसे मजबूत बल है वह होती है गुरुत्व बल अन्य की तुलना में। और जो पृथ्वी के जो 4 बल है वो प्राकृतिक रूप से बांटी गई है। पहला है गुरुत्व बल, दूसरा विद्युत चुंबकत्व बल, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा प्रबल नाभिकीय बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब वह त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि जो पेंडुलम होती है वह उसकी लंबाई जितनी होगी उस पर वो डिपेंड करेगा उसकी जो काल अवधि है पीरियड, क्योंकि ये जो है कुछ इस तरह से ऐसे अपनी रोटेशन को पूरी करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जितनी लंबी होगी उतना उसकी जो चाल है वह समय अवधि बढ़ जाएगी। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल जो होती है, यानी कि जो डोलन काल है वह कम हो जाती है। वही अगर कोई लड़की उस लड़की के पास में आकर बैठती है तब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब शून्य होता है, त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इन कथनों में से जो सही है वह है 1, 2 और 4। यहाँ आप देखेंगे 1, 2 और गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य होती है। आवर्तक में गोलक 2 बार किसी एक विनिर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है और सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होते जाता है। आगे, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर आकर्षित करती है। वही अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के से फेंका जाए तो वह पलायन वेग को पार करके ऊपर की ओर चली जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। अब अगला चैप्टर है स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव होती है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नाली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा होगा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। एक ही पदार्थ के बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर वाले तार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप उपयोग मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, जो केरोसिन तेल का जो दीपक होती है उसकी जो बत्ती में तेल ऊपर की ओर जाती है वह किसी तत्व क्रिया के कारण ही जाती है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। स्ट्रॉ जो होती है उसके लिए किसी तत्व क्रिया की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वह एक ओपन पार्ट होती है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बिल्कुल, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। ये भी सही है क्योंकि जो वहाँ पर जो किसी तत्व क्रिया के कारण जो वहाँ पर जो छल्ले होते हैं वहाँ पर जलों की रिसाव होती है, जाइलम और फ्लोएम अपनी कार्य करती है। किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है। पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए वह कारक नहीं है जबकि जाइलम फ्लोएम का कार्य करने के लिए सहायक है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव, या अगर दिखे आपको किसी तत्व तो किसी तत्व भी सही आंसर होंगे। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है वह बढ़ जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकालने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायु प्रेशर जो होती है वह कम होते जाती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है, लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम दशा जो है वह तूफानी मौसम को बताती है। वही अगर धीरे धीरे गिरे तब हम कह सकते हैं कि आंधी तूफान यानी कि हल्की फुल्की बारिश और मौसम खराब होने की। और जब बैरोमीटर ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़ना शुरू करती है तब मौसम सामान्य होने की परिघटना होती है। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के जिस छिद्र में पानी अधिकतम दूरी पर फेंका जाएगा वह है छिद्र 2। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर जो है वह बढ़ते जाती है, जितना ज़्यादा ऊपर पानी रहेगा प्रेशर उतनी ज़्यादा होगी और वह पानी को तेज धार में फेंकेगा। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फॉल्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित तो हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब जल की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का जो घनत्व है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह से नीचे पानी रहता है और जो कोई भी तालाब हो या नदी वहाँ पर ऊपरी सतह बर्फ बनी रहती है जबकि उसके नीचे की सतह जल में ही रहती है।
बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 277 डिग्री केल्विन पर। आगे कथन है, कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, और कारण आर है, लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पर जो कथन है वह सही है, परंतु कारण गलत है, क्योंकि लोहे का जो गोला है पारद पर तैरता है बिल्कुल, और पानी में डूबती है, और लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से कम होती है, ना कि ज्यादा। आगे, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, और ये ऐसा होती है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण अगर पानी जो बाल्टी है वह पानी के सतह पर या उसके नीचे होती है तब भार कम महसूस होती है, और जैसे ही हम उसे ऊपर खींचते हैं तो उत्प्लावन बल काम करना बंद कर देती है, जिससे वह भारी महसूस होती है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार 0 होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियन है। जो टेक्नीशियन तत्व है वह कृत्रिम तत्व है। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है 1/9 के रेशियो में। 1 भाग ऊपर और 9 भाग नीचे। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। पानी के 4 डिग्री से सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होती है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होते हैं और वहाँ घनत्व भी ज़्यादा होती है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह कुछ ऊपर उड़ जाती है घनत्व अधिक होने के कारण। कथन है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। ये और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। स्थित विज्ञान संबंधित है विश्राम की स्थिति से। अब अगला चैप्टर है प्रकाश। आप लोग को फिर से बता दूं, डिटेल्स में जानने के लिए NCERT सार संग्रह वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप फिजिक्स का वीडियो देख लेंगे, वहां पर सभी डिटेल में बताई गई है। प्रकाश में देखें तो वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी 320 से 400। सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 nm प्रास में। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होती है 390 से 780 nm के बीच में। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रम। 5500 एंगस्ट्रम में मानव जो आंख है वह देखने लायक होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि
प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है। सत्य कथन है, प्रकाश का वेग अधिक होती है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होती है निर्वात में। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच के बीच से जाते हुए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह है तरंगदैर्ध्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। आगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। जो व्यक्तीकरण और परावर्तन के कारण ही झाग जो होती है चमकदार दिखाई पड़ती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरती है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। इनमें से सही कथन है 1, 2 और 3। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जो इंडोस्कोप होती है वह काम आती है पेट के आंतरिक भाग को जांच करने में और यह कार्य करता है प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ये मृग मरीचिका और तृष्णा दोनों एक ही घटना है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें से वह तथ्य जिसके कारण मरीचिकी बनती है तो वह है स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। कथन ए है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है और कारण आर है हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, जिनमें ए सही है परंतु आर गलत है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। यानी कि जो 3D बनती है वह होलोग्राफी से बनती है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है लेजर बीम। सीडी का मतलब होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑडियो प्लेयर, इन सभी में रिप्रोड्यूसिंग के लिए लेजर बीम का प्रयोग की जाती है। जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन और विवर्तन की घटना पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले
प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से अधिक होता है। जल में दृश्य की प्रकाश की गति निर्वात की गति का 0.95 गुना होती है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धारणाओं से उत्पन्न होती है और अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के प्रवर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इनमें सही कथन है 3 और 4। कारण ये है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण है, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। आगे दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह हमेशा वस्तु से छोटा व उल्टा बनती है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है उल्टा तथा वास्तविक। यहाँ पर ध्यान देंगे, अभिनेत्र लेंस जो होती है उस पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनाया जाता है और रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका कारण होता है अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। कथन 2 है, यदि सायन यानी कि हरिताभ नीला और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। उपयुक्त कथनों में से सही है 1 और 2 दोनों। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य से। सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है लाल रंग का। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है बैगनी, यानी कि सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होती है वह है बैगनी का। और दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है बैगनी। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश की। कथन ए है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कारण आर है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। ए गलत है परंतु आर सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। कथन ये है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कारण आर है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है, सही व्याख्या करती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। खतरे को संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। उपयुक्त कथनों में से जो 1 और 3 है वह सही है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा पीले रंग का। आगे कार के पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग की जाती है। वाहनों के पृष्ठ दृष्टिपट दर्पण के रूप में अब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग की जाती है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह है ऊपर उजला और नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। जब 2 समानांतर रूप से समतल दर्पण को रखी जाती है तो उसके बीच में बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है वह अनंत होती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बने अनंत प्रतिबिंब होंगे। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा होती है यानी कि 2 गुनी हो जाती है। कथन है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण है प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। यह दोनों सही है, यानी कि जो प्रकाश का परिवर्तन है वह आपतन कोण के क्रांतिक मान से अधिक होती है और सघन माध्यम से गुजरने पर प्रकाश जो है वो विरल माध्यम की ओर परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा और पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है वह है परिक्षेपण, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन। नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में जो रंग होती है वह है हरा। इसे आप याद रख सकते हैं बैजानी पिनाला से। बैजानी पिनाला या जिसे इंग्लिश में विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैजानी पिनाला से आप देखेंगे तो इधर से 3 रंग और इधर से 3 रंग आने पर बीच में जो बची वही है हरा और यह होती है बीच में। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं बैगनी और लाल। जो इंद्रधनुष होती है कुछ इस तरह से, तो जब उसमें 7 रंग होती है तो लाल रंग जो होती है वह ऊपर की ओर होती है और बैगनी रंग नीचे की ओर होती है, बीच में हरा रंग होती है।
कथन ये है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। ये सही है, परंतु और गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी से पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। उपयुक्त कथनों में से सही कथन है 1 और 2 दोनों। जल के वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। यानी कि समतल दर्पण में जब हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं तो उसे पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा प्रतिबिंब पर देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है 0.75 मीटर, क्योंकि आधी होनी चाहिए। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। इसे आप याद रख सकते हैं। जैसे आप देखें दूर के लिए प्रयोग हो रहे हैं उत्तल और निकट के लिए प्रयोग होते हैं अवतल। तो अगर आप इसे ट्रिक मेथड से ऐसे याद रख सकते हैं, दूर में 2 अंक है और उत्तल में 3, यानी 2 3 और निकट में 3 है, अवतल में 4 यानी 3 4। 2 3 और 3 4, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4 का उपयोग होती है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है नातोदर यानी कि कॉनकेव लेंस को, यानी कि अवतल लेंस को। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल और कॉन्वेक्स का मतलब होती है उत्तल। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। आगे, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आगे, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल अगर दूं तो आपने कभी देखा होगा कोई मूवी वगैरह में जो डाकू होते हैं उनके चेहरे पर एक आँख में जो होती है एक पट्टी लगी होती है, वहाँ पर ही वो एक पट्टी बांधे रखते हैं और एक आँख से वो बाहरी दुनिया को देखते हैं। तो उनका कारण ये है कि वो अंधा नहीं होते हैं। उनको कभी कभी क्या होती है किसी चीज को लूटने के लिए गुफा में या किसी अंधेर वाली जगह में जानी होती है। तो आंखों की संकुचन को संतुलित रखने के लिए वो क्या करते हैं, इसे बांध कर रखते हैं और जब वो अंधेरे वाली जगह पे जाते हैं तो इसे सरका करके इस आँख पर पट्टी को कर लेते हैं और इससे वह स्पष्ट दृष्टि देख सकते हैं। इस कारण से वह अपने आँख पर एक पट्टी बांधे रखते हैं। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। सही कथन नहीं है। एक छोटे छिद्र वाला
उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खोज बत्ती के दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आँख के प्रकाश की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा वह है f-22 या 1/60। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कहलाती है दृष्टि पटल यानी रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में बनता है रेटिना पर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती है। यानी कि हम कोई भी वस्तु जो देखते हैं उसकी रंग जैसी दिख रही है वह उस रंग के परिवर्तित करने के कारण दिखती है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बने रंग होते हैं, लाल, हरा तथा नीला, और ये तीनों रंग को प्राथमिक वर्ण यानी प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। वे मूल वर्ण जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं लाल, हरा और नीला है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग जो है वह सफेद हो जाती है। आगे है काला, पीला, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है वह है काला। काला, पीला, लाल और नीला में काला प्राथमिक रंग नहीं है, अन्य सभी लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होती है। 3 मूल रंग है नीला, हरा और लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंगों में से विषम है भूरा। शेष 3 प्राथमिक रंग कही जाती है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर है उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम कौन सी है? तो दृष्टि भ्रम में गोधूली से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश के तारों का टिमटिमाना ये सभी दृष्टि भ्रम के उदाहरण हैं। अब आगे है हमारा चैप्टर ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। पहला पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं 40 डिग्री पर। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है 160 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब बिंदु जिस फ़ारेनहाइट पर तापक्रम सेंटीग्रेड से दोगुना हो वह होती है 160 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप है 36.9 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देंगे 3 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिली है। पहला, स्वस्थ मनुष्य के शरीर डिग्री सेल्सियस में तो 37 केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और पुनः डिग्री सेल्सियस में
तो जो सेल्सियस स्केल पर जो सामान्य तापमान है फ़ारेनहाइट के हिसाब से 36.9 डिग्री, जिसे हम अप्रॉक्स मानते हैं 37 डिग्री। आगे माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट हो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, यदि सी तथा एफ यानी सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का संबंध एफ बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32 हो तो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस का संबंध होगा। फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगी 9/5 सेल्सियस प्लस 32। यह फॉर्मूला है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यनांक निम्नतर रहता है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होती है एथिलीन ग्लाइकोल का। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी कि जो क्रांतिक टेम्परेचर है, क्रांतिक ताप जिसे बोलते हैं, वह सबसे कम जो होती है उसे ही परम शून्य ताप या क्रांतिक ताप कहा जाता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। समान दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। सही कथन है तो क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है। आगे थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। कथन ए है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण है बर्फ पिघलने से पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। कथन ए है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग करते हैं। कारण है अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, और कारण है बर्फ एक दुर्बल चालक है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए है कृष्ण छिद्र तक एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण आर है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। SBSP यानी कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। आगे नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। ये गोलक है और ये वलय है। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्रों में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण
विलय का व्यास बढ़ जाएगा। दो धातुओं ए और बी की पट्टियों पर एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेती है, कुछ इस प्रकार से। कथन है, तांबे के एक टुकड़े को कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाए, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा गर्म लगता है। और कारण है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि जब तांबा का टुकड़ा और कांच के टुकड़े को एक साथ गर्म की जाती है तो तांबे का टुकड़ा स्पर्श करने पर अधिक गर्म होगी कांच से। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक है लोहा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। सही कथन नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये गलत है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रण करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। यानी कि पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वह बढ़ता है और हिमांक बिंदु वह घटती है नमक मिलाने से। कथन है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उनमें नमक मिलाया जाता है, और कारण है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, रजत परत। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। कथन है, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, और कारण है सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे प्रवर्ती होते हैं। ए भ्रामक है, यानी कि ए गलत है और आर सत्य है। कथन ए है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, और कारण हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस पर व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, वह दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेगा। आगे, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब उमस वाला होता है। आगे, शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। कथन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। ये सही है, परंतु आर जो है वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं घटता है।
वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। कथन है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सियानता बढ़ जाती है और कारण है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ये गलत है परंतु और सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्ण बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ही प्रश्न को 3 तरीके से पूछी गई है। तीनों को अगर समझे तो पहला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। दूसरी है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। और तीसरा है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो ऐसे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। कथन ये है प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था लगा होता है और कारण है एवोनाइट मजबूत होता है। यहाँ सही आंसर ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है क्योंकि पानी की जो अधिकतम घनत्व होती है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलन के कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। सही कथन है सिर्फ 3। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। आगे है कथन ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और कारण है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये सही है परंतु और गलत है। सही कथन नहीं है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गर्म किया जाए 327 डिग्री सेल्सियस पर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर
करते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो को लेकर ही हम लोग चलेंगे। जितनी लंबी वीडियो होगी उतने आप लोगों के लिए भी वीडियो बोरिंग हो जाएगी और आप पूरा देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग प्रयास में हैं 1 से 2 घंटे की ही वीडियो डेली प्रोवाइड की जाए और उसे पूरा देखें, पूरा समझें। तो वीडियो को आज यहीं पर अंत करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे तरंग गति से। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं आने वाले सभी नए अपडेट्स के लिए। साथ ही आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर डेली आपको क्यूज और नए अपडेट्स दी जाती है। साथ ही सभी क्लासेज की पीडीएफ आपको वहीं ग्रुप पर दी जाती है। तो ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको पीडीएफ और अन्य सभी अपडेट लेने में कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ जाते जाते एक बार वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स कर दें और इसके साथ धन्यवाद।